सुन ले कोमल, आज तेरा आखिरी दिन है। मैं तुझे और तेरे इन दोनों दोस्तों को जान से मार डालूंगी। लोमड़ी बहन, डराने से कुछ नहीं होगा। हम कमजोर जरूर है, पर डरपोक नहीं। जो भी करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ए मोटी चोंच वाले तोते, तुझे तो मैं अभी अपने पंजों में दबोच लूंगी। भाग जा यहां से, वरना मौत तय है। चील भाई, मेरी चोंच भले मोटी हो, पर मेरी हिम्मत उससे भी मोटी है। तुम जैसों से डरकर मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ए गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां खड़े होने की? अभी नोच डालूंगा तुझे। कालू भैया, आंखें गंदी हो या साफ, मेरा दिल साफ है। मैं अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बहस जादुई पेड़ चुपचाप सुन रहा था। उसका खून खौलने लगा, पर तभी लोमड़ी की हिम्मत और बढ़ गई और वो पेड़ की तरफ मुड़ी। और तू बूढ़े पेड़, चुपचाप खड़ा तमाशा मत देख, वरना तुझे भी जड़ से काट डालेंगे। ये सुनते ही जादुई पेड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मोटी मोटी डालियां लोमड़ी, कौवे और चील के चारों तरफ लपेट दी और तीनों को जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में मासूमों को धमकाने की? आज तुम्हें अपनी ताकत का असली मजा चखाता हूं। दर्द से कराहती हुई लोमड़ी किसी तरह उठी और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है पेड़, मैं अभी जाकर लकड़हारे को बुलाकर लाती हूँ। वो आकर तुझे जड़ से काट देंगे, फिर देखना तेरा क्या हाल होता है। इतना कहकर लोमड़ी, कौवा और चील दुम दबाकर वहां से भाग गए। कोमल, मिट्ठू और कबूतर सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या लकड़हारे आकर सच में जादुई पेड़ को काट पाएंगे या पेड़ की जादुई ताकत उन्हें भी हरा देगी? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। वक्त आ गया है, वो शिकारी चील फिर से वापस आ रही है। खुदा के लिए सब अपनी अपनी जगह पर छुप जाओ। आज हमें हर हाल में बचना होगा। जब तक वो शिकारी यहाँ से चला नहीं जाता, कोई भी अपनी जगह से बाहर निकलने की गलती मत करना। मुझे आप सबकी जान बहुत प्यारी है, प्लीज अपना ख्याल रखना। एक तरफ आसमान का सीना चीरती हुई वो बेरहम शिकारी चील अपने बेगुनाह शिकार की तलाश में तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी पैनी नजरें हर हलचल पर टिकी थीं। लेकिन दूसरी तरफ मासूम चिड़ियों ने भी मौत को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी चालाकी की जिसकी शिकारी को भनक तक न थी। सबने अपने अपने आशियाने खाली कर दिए। कोई उस पुराने पेड़ के अंधेरे खोखल में समा गया, कोई घनी झाड़ियों के पीछे दुबक गया, तो कोई चट्टानों की ओट में अपनी सांसें थामकर बैठ गया। पूरा जंगल पल भर में सूना हो गया और ठीक उसी पल हवा में एक सरसराहट हुई और वो खूंखार शिकारी चील ठीक उसी जगह आ पहुंची। अरे, जंगल के सभी चिड़िया मर गए हैं क्या? किसी को बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब के सब गायब। शायद उस सामने वाले झोपड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं डरपोक कहीं के। सुनो पक्षियों, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। तुम में से कोई एक, हाँ सिर्फ कोई एक चिड़िया चुपचाप बाहर आ जाओ और मेरी भूख मिटाओ। अगर खुद से बाहर नहीं आए तो याद रखना, मैं इस झोपड़ी को उखाड़ फेंकूंगा और तुम में से एक एक को ढूंढकर जिंदा चबा जाऊंगा। सभी को खा जाऊंगा मैं। अब बताओ, कौन बनेगा मेरा नाश्ता, या फिर मैं खुद आऊं? जंगल में छाई उस सुनसा खामोशी को चीरते हुए विलन की आवाज गूंजी, पर बदले में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई भी चिड़िया बाहर नहीं आई। किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मौत के फरिश्ते के सामने खड़ी हो सके। अपना ऐसा अपमान देखकर चील का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच गया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अपने भरी पंखों को झटकते हुए वो गुस्से में बिलबिला उठा। अच्छा, तो तुम सब मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? गुस्से में कांपते हुए चील ने दरवाजे को जोर से झटके के साथ खोला और गार्डन उठाकर अंदर देखा। पर ये क्या, वहां कोई नहीं था।
घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। सारी चिड़िया वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। चील की लाल आंखें गुस्से और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसका शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। मुझसे बचकर जाओगे कहाँ? तो सारे के सारे चिड़ियां दबे पांव यहां से फर्रार हो गए। उन्हें लगता है कि वो इस जंगल के राजा यानी मुझसे जीत जाएंगे। पागल है सबके सब। मुझे पता लगाना ही होगा। आखिरकार इस जंगल के पक्षी गए तो गए कहां? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उन्हें? वो चाहे पटालों में छुपे हों या आसमान की उन चैनों में, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। एक एक का शिकार करूंगा मैं। उनके पैरों की फड़फड़ाहट उन्हें मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। जब तक मैं उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा ना कर दूं, इस विलन को चैन नहीं आने वाला। छुप लो जितना छुपना है। जब मैं ढूंढने निकलूंगा तो मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। गुस्से से तमतमाया हुआ चील जब खाली घर देखकर वहां से उड़ जाता है, तब चारों तरफ पसरा सन्नाटा धीरे धीरे कम होता है। चील के जाते ही सभी पक्षी अपनी गुप्त जगहों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिख रही है। कोमल बहन, हमारे नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम डर कर ऐसे ही बैठे रहें तो वे मर जाएंगे। अब हमें भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा। हाँ कोमल बहन, तोता भाई ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले क्यों ना तुम एक बार अपने जादुई आईने में देख लो कि वो शिकारी चील इस वक्त कहाँ है। कहीं वो आसपास ही तो नहीं मंडरा रहा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारा यह मशवरा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी देखती हूँ कि उस जालिम चील के दिमाग में क्या चल रहा है। कोमल चिड़िया दौड़कर अंदर जाती है और चमचमाते जादुई आईने के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करती है। आईने की रोशनी चमकती है और उसमें दिखाई देता है कि शिकारी चील अपनी अंधेरी गुफा में गहरी नींद सो रहा है। दोस्तों, चील अपनी गुफा में सो रहा है। यही सही मौका है। कालू भाई, बिजली भाभी, आप दोनों हमारे बच्चों के पास यही रुकिए और उनका ध्यान रखिए। हम सब जल्दी से दाना ढूंढकर लौटते हैं। हाँ हाँ कोमल बहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, बच्चों की चिंता मत करना। और हाँ, आते वक्त हमारे लिए भी थोड़ा दाना लेते आना। कोमल, तोता और कबूतर तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए दाने की तलाश में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। जैसे ही सीधे साधे पक्षी वहां से जाते हैं, कालू और बिजली के चेहरों से शराफत का नकाब उतर जाता है। उनके दिलों में लालच जाग उठता है। सुनो जी, मैं रोज रोज ये रूखा सूखा दाना खाकर थक चुकी हूँ। क्यों ना आज मौका अच्छा है, इन चिड़ियों के मखमली और मुलायम बच्चों को ही चट कर जाएं। बड़ा मजा आएगा। नहीं बिजली, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बच्चों को खाया तो सबको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा काम है। मेरे पास इससे भी बेहतरीन और तगड़ी स्कीम है। कैसी स्कीम जी? क्यों ना हम ये जादुई आईना ही चुरा लें। हम इसे सीधे शिकारी चील के पास लेकर चलेंगे। उसे बता देंगे कि चिड़ियां इसी आईने के दम पर उससे बचती हैं। चील खुश होकर हमें रोज ताजा मांस खाने को देगा और हमारा जंगल पर राज होगा। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है। चलो, देर किस बात की। कालू और बिजली चुपके से घर के अंदर घुसते हैं, भारी जादुई आईने को अपने पंजों में दबाते हैं और दुन दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ कोमल और उसके दोस्त अपनी चोंच में दाना दबाए खुशी खुशी वापस लौट रहे हैं। कोमल बहन, चलो अब जल्दी घर चलें। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे होंगे। हाँ, आज के लिए इतना दाना काफी है। शाम होने वाली है। सभी पक्षी घर पहुंचते हैं। कोमल जैसे ही जादुई आईने वाली जगह पर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर से चीखती है, अनर्थ हो गया। हमारा जादुई आईना यहाँ नहीं है। किसी ने उसे चुरा लिया है। अगर वो आईना शिकारी चील के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें उसे फौरन ढूंढना होगा। कोमल बहन, कालू कौआ और बिजली भी तो घर पर नहीं है। बच्चे यहाँ अकेले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं दोनों गद्दारों का है। वे आईना लेकर चील के पास ही गए होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और उन्हें ढूंढो। सभी पक्षी हवा में उड़कर चारों ओर कालू और बिजली को तलाशने लगते हैं। काफी देर तक आसमान और जमीन छानने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता, तो कोमल चिड़िया बुरी तरह थक कर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
न कालू बिजली का पता है और ना ही आईने का। अब तो हमें ये भी नहीं मालूम कि चील किस वक्त हम पर हमला कर दे। अचानक वो विशाल पेड़ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी टहनियां हिलती हैं और वो एक भारी दयालु आवाज में बोल पड़ता है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है जो तुम्हारे सब्र के आंसू बह रहे हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आप मेरी मदद करेंगे? कालू की गद्दारी और चील के खौफ की पूरी कहानी सुना देती है। बस इतनी सी बात? डरो मत कोमल, तुम बहुत नेक दिल हो। ये लो, मेरा जादुई सेब, इसे अपने पास रखो। तुम इसे जो भी हुक्म दोगी, ये पलक झपकते ही उसे पूरा कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, आपने हमारी जान बचा ली। कोमल सेब लेकर उड़ती हुई अपने घर पहुंचती है, जहां तोता और कबूतर पहले से ही डरे हुए बैठे थे। कोमल बिना देर किए जादुई सेब को हवा में उछालती है। हे जादुई सेब, हमारी रक्षा करो। मेरे इस पूरे कच्चे घर को एक फौलादी और अटूट सेब के घर में बदल दो। एक तेज जादुई रोशनी चमकती है और चिड़ियों का घर एक विशाल, बेहद मजबूत लाल सेब के आकार के किले में बदल जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा और बिजली चील को लेकर आ रहे होते हैं। चलो चील भाई, जल्दी चलो। इस वक्त सारी चिड़ियां अपने घर में दुबकी होंगी। आज तो दावत होगी। और हाँ चील भाई, भूलना मत, थोड़ा मलाईदार मांस हमारे हिस्से का भी है। आखिर रास्ता और जादुई आईने का राज मैंने ही तो बताया है। तुम दोनों को तुम्हारी गद्दारी का इनाम जरूर मिलेगा। चलो, आज इस जंगल का आखिरी दिन है। तीनों उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर तीनों हवा में ही ठिठक जाते हैं। अरे, ये क्या बकवास है? यहां चिड़ियों के घोंसले की जगह ये अजीब सा विशाल सेब कहां से आ गया? चील भाई, दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि इन चालाक चिड़ियों ने बचने के लिए इसके अंदर शरण ली है। अच्छा, तो इन्हें लगता है कि ये मामूली फल मुझे रोक लेगा। अभी इस घर के टुकड़े टुकड़े करता हूं। चील पूरी ताकत से अपने पैनी पंजों और चोंच से उस सेबनुमा घर पर हमला करता है, लेकिन वह घर फौलाद जैसा मजबूत था। चील को ही चोट लगती है और वह दर्द से कराह उठता है। कोमल बहन, बाहर कोई बहुत जोर जोर से हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये चील की ही आवाज है। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। हे जादुई सेब, जो दुष्ट बाहर खड़ा होकर हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत लोहे के एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दो। सेब से एक जादुई किरण निकलती है। चील कुछ समझ पाता उससे पहले ही आसमान से एक भारी लोहे का पिंजरा गिरता है और चील उसमें पूरी तरह कैद हो जाता है। ये देखकर कालू कौवा और बिजली के होश उड़ जाते हैं। सेब का दरवाजा खुलता है और सभी पक्षी शान से बाहर आते हैं। मजा आ गया चील भैया। क्यों, कैसी रही? और ओए गद्दारों, तुम दोनों यहां से चुपचाप भागते हो या तुम्हें भी इसी पिंजरे में ठूस दिया जाए? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम अभी जाते हैं। कालू और बिजली अपनी जान बचाकर जंगल से दुम दबाकर भाग जाते हैं। कोमल पिंजरे में बंद चील के पास जाती है। देखो दुष्ट चील, तुम्हारी क्रूरता का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर आजाद कर सकती हूँ। तुम्हें इसी वक्त ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो इस पिंजरे से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। बोलो, मंजूर है? हाँ कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं कि इस जंगल में कभी अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। मुझे छोड़ दो। कोमल जादुई सेब को इशारा करती है। पिंजरे का दरवाजा खुलता है और चील बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर आसमान की तरफ भाग जाता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम पूरी तरह आजाद हैं। अब न हमें इस जालिम चील का खौफ है, न घर उजड़ने की चिंता और ना ही दाने की कोई कमी। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं और जादुई सेब के साए में हमेशा के लिए सुखी रहने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जादुई कहानी? इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गद्दारी का अंत
हमेशा बुरा होता है और एकता में ही असली शक्ति होती है। घने जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। कोमल चिड़िया के घोंसले में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। मम्मा, भोजन के बिना क्या हम दोनों मर जाएंगे? भूख के कारण मुझे अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ मम्मा, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। मुझे कहीं से भी खाना लाकर दो ना। बच्चों की तड़प देखकर कोमल का दिल बैठ गया। उसने हौसला बंधाते हुए कहा, धीरज रखो मेरे बच्चों, मैं अभी बाहर जाकर कालू भाई से कुछ खाना मांग कर लाती हूँ। कोमल भारी बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घर पहुंची। वहाँ कालू और उसकी पत्नी बिजली मज़े से बैठकर भोजन कर रहे थे। कालू भाई, बिजली भाभी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। थोड़ा तरस खाइए और बच्चों के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। अरे, कौन से भोजन की बात कर रही हो? हमने इतनी मेहनत से इसे जमा किया है, क्या तुम्हें दान में देने के लिए रखा है? भागती हो यहाँ से या धक्के मारकर बाहर निकालूं? चलो, रास्ता नापो। मायूस होकर कोमल वहां से उड़ चली और अपने दोस्त तोते के घर पहुंची। तोते भैया, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या आपके पास कुछ दाने मिलेंगे? क्या बताऊं कोमल बहन, लगातार बारिश से मेरे घर का सारा अनाज भी खत्म हो गया है। मेरे अपने बच्चे भी आज बिना खाए ही सो गए हैं। जैसे ही कोमल भोजन की तलाश में आगे बढ़ी, आसमान का सीना चीरती हुई एक क्रूर शिकारी चील अपनी पैनी नजरें टिकाए जंगल की ओर मंडराने लगी। वो किसी मासूम शिकार की तलाश में थी। चील को देखकर कोमल जान बचाकर भागी और उड़ते उड़ते थक कर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ना कालू भाई ने मदद की, ना कहीं भोजन मिला। मेरे भूखे बच्चे घर पर मेरा रास्ता देख रहे हैं। तभी उस पेड़ से एक गहरी और शांत आवाज गूंजी। चिंता मत करो कोमल, मैं इस जंगल का रक्षक एक जादुई पेड़ हूं। तुम इस पेड़ से जितने चाहो उतने फल तोड़ सकती हो। लेकिन पेड़ भाई, यहाँ तो एक भी फल नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये देखो। तभी जादुई पेड़ तेजी से चमकने लगा और उसकी डालियां रसीले मीठे फलों से लद गईं। कोमल ने खुश होकर ढेर सारे फल तोड़े और अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। घर पहुंचकर कोमल ने बच्चों को फल खिलाए। बच्चे खुशी से झूम उठे। बच्चों, तुम खाओ, मैं कुछ फल तोते भाई को भी दे आती हूँ। उसके बच्चे भी भूखे हैं। कोमल जब तोते को फल देने जा रही थी तो दूर पेड़ पर बैठे कालू और बिजली ने उसे देख लिया। अरे, ये क्या जादू है? अभी कुछ देर पहले ये भीख मांग रही थी और अब तोते को फल बांट रही है। दाल में कुछ काला है जी, जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है। क्यों ना आज रात इसके घर से सारे फल चुरा ले। वाह, क्या बात कही है। फिर से ये हमारे आगे भीख मांगेगी। रात होते ही जब कोमल और उसके बच्चे सो गए तो कालू और बिजली चुपके से घोंसले में घुसे और फलों की टोकरी चुराकर भाग गए। सुबह जब बच्चों ने टोकरी गायब देखी तो वे रोने लगे। कोमल समझ गई कि यह किसका काम है। कोमल दोबारा जादुई पेड़ के पास गई और रोते हुए सारी बात बताई। घबराओ मत कोमल, तुम्हारे फल कालू और बिजली ने ही चुराए हैं। ये लो जादुई छड़ी, तुम इससे जो कहोगी ये वही करेगी। कोमल ने पेड़ का धन्यवाद किया और घर आकर छड़ी से कहा, हे जादुई छड़ी, मेरे पूरे घर को सुंदर फलों के घर में बदल दो। देखते ही देखते उसका घोंसला चमचमाते फलों का एक आलीशान महल बन गया। अब कोमल उस छड़ी की मदद से जंगल के सभी जरूरतमंद पक्षियों की मदद करने लगी। इधर कालू और बिजली को जब इस जादुई छड़ी के बारे में पता चला तो उनके मन में फिर से पाप आ गया। कालू जी, आज रात फिर चलेंगे और वह जादुई छड़ी ही चुरा लेंगे। रात के अंधेरे में दोनों कोमल के घर के पास पहुंचे। तभी अचानक आसमान से वही क्रूर शिकारी चील उन पर झपटने के लिए नीचे आई। चील से बचने के लिए कालू और बिजली चिल्लाते हुए कोमल के घर को तोड़ने और छड़ी छीनने के लिए झपटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर को छुआ, जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली।
उस रोशनी ने एक मजबूत अदृश्य जाल का रूप ले लिया, जिसने कालू और बिजली को वहीं जकड़ लिया। वे चील के चंगुल से तो बच गए, लेकिन खुद चोरी के जाल में फंस गए। पूरी रात दोनों जाल में तड़पते रहे। सुबह जब कोमल और उसके बच्चे बाहर आए तो दोनों को फंसा हुआ पाया। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब करो चोरी। नहीं बेटा, किसी की मजबूरी पर हंसते नहीं हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए था तुम मुझसे मांग लेते, चोरी क्यों की? कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। हाँ बहन, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम्हारे ही यहाँ चोरी करने आए। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। दयालु कोमल ने जादुई छड़ी से दोनों को आजाद कर दिया और उन्हें खाने के लिए ढेर सारे फल भी दिए। जाते जाते कोमल ने मुस्कुराकर कहा, कालू भाई और बिजली भाभी, हम सब इस जंगल में तभी सुखी और खुशहाल रह पाएंगे जब हम एक दूसरे से नफरत करने के बजाय एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से कालू और बिजली का लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया और पूरा जंगल मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा। सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है और दयालुता व आपसी मदद से हर संकट को जीता जा सकता है। सुंदर जंगलों के बीच जहाँ पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहाँ लाडो चिड़िया मौसम की हर हलचल पर नजर रखती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादलों का आना तय हुआ। महाराज चील का संदेश लेकर लाडो चिड़िया उड़ते हुए सभी पक्षियों के पास पहुंची ताकि उन्हें आने वाले संकट से आगाह कर सके। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, महाराज चील ने यह आदेश देकर भेजा है कि सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर ले, क्योंकि जंगल में लगातार बारिश होने वाली है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी समय रहते अपना अपना भोजन जमा कर ले। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया, जो स्वभाव से बेहद समझदार और दयालु थी, अपने नन्हे और मासूम बच्चों मीना और बबलू के पास जाती है। वो समझ जाती है कि समय कम है और काम ज्यादा। मीना और बबलू, तुम दोनों घर पर ही रहना। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। बारिश शुरू होने से पहले हमें भोजन इकट्ठा करना ही होगा। हाँ मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, हमें अकेले बहुत डर लग रहा है। बच्चों को तसल्ली देकर कोमल चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। दूसरी तरफ उसके सच्चे और मददगार दोस्त तोता और कबूतर भी भोजन की तलाश में एक साथ निकलते हैं। चलो कबूतर भाई, जल्दी करें, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और हम भोजन इकट्ठा ही ना कर पाए। ऐसा बोलकर वे दोनों दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया को भी कहीं कोई दाना नहीं मिल रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ये तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं। बंटी और मिट्ठू भाई, दाना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें? बच्चे भूखे हैं। कोमल बहन, बस एक ही उपाय है। कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली के खेत में बहुत सारे केले के पेड़ हैं और उनमें ढेर सारे केले लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि वे दोनों बहुत ही दुष्ट और लालची हैं। वे हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। पर हमारे पास अब कोई और उपाय भी तो नहीं है। चलो एक बार जाकर उनसे विनती करते हैं, आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसा कहते हुए वे तीनों कालू कौवे के खेत की तरफ उड़ चलते हैं। उधर लालची कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली हाथ में डंडा लिए अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। कोमल उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कालू भाई और बिजली भाभी, आपको तो पता ही है कि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। हमें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा केला हम सभी को दे दें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरने से बच जाएंगे। नहीं चिड़िया, हमारे पास कोई मुफ्त का माल नहीं है। अगर पैसे हैं तो केले ले लो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो और वापस चली जाओ। कालू भाई, अभी हमें उधार दे दो। जैसे ही बारिश थमेगी और हमारे पास पैसे होंगे, हम लोग चुका देंगे। अरे ओ मोटी चूंच वाले तोते, यहाँ से भागते हो कि नहीं, या फिर ये डंडा तुम्हारी चूंच पर मारूं? चलो निकलो यहाँ से। अभी उनके बीच ये तीखी बातचीत हो ही रही थी कि आसमान में काले घने बादल छाने लगे और ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। चलो भाइयों, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरे बच्चे घर पर अकेले डर रहे होंगे। यहाँ हमें भोजन भी नहीं मिला और कालू ने भी हमारी मदद नहीं की। मायूस होकर वे सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं।
रास्ते में उड़ते हुए कोमल चिड़िया को अचानक एक चमकीला पेन गिरा हुआ दिखाई देता है। वो हैरान होकर उस पेन के पास जाकर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? घर में दाना भी नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि यह एक जादुई पेन है। इस तरह बहला फुसलाकर उन्हें सुला दूंगी और सुबह होते ही फिर से दाना खोजने निकल जाऊंगी। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया उस पेन को अपनी चोंच में दबाकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही बच्चे उसे घेर लेते हैं। कहाँ है मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। और आप ये कैसा पेन हमारे लिए लाई हो? इस पेन का मैं क्या करूं? क्या सच में ये कोई जादुई पेन है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ऐसा वैसा पेन नहीं है। ये सचमुच का जादुई पेन ही है। तुम जो भी इस पेन से कागज पर बनाओगे वो तुरंत सच में तुम्हारे सामने आ जाएगा। वाह, क्या बात है मम्मा। लाओ, मैं इससे सेब बनाकर देखती हूँ। हाँ मम्मा, हम आम भी बनाएंगे और मजे से खाएंगे। बच्चों का उत्साह देखकर कोमल चिड़िया मन ही मन घबराने लगती है और ईश्वर को याद करने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? मेरा ये झूठ अब हम पर भारी पड़ सकता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये जादुई पेन केवल रात के ठीक 12 बजे काम करता है। तब हम सब मिलकर अपनी पसंद के फल बनाएंगे और मजे से खाएंगे। अभी तुम आराम करो। लेकिन बच्चे नादान थे। वे अपनी मम्मा की बात नहीं मानते और चुपके से पेन लेकर एक सफेद कागज पर सेब का चित्र बनाने लगते हैं। कोमल चिड़िया डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगती है। हे ईश्वर, हमारे बच्चों की लाज रखना। अगर ये पेन जादुई नहीं निकला तो बच्चों का भरोसा टूट जाएगा और वे भूखे ही सो जाएंगे। मेरी मदद करना भगवान। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और कोमल के कानों में एक जादुई सरसराहट की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बच्चे पेन से जो भी फल बना रहे थे वे असली में हो रहे थे। वाह मम्मा, आप कितना कमाल का पेन लाई हो। हमें तो मजा ही आ गया। अब हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। अब पेट भरकर फल खा लो और सो जाओ। बहुत रात हो गई है। रात बीतती है और सुबह की नई किरण फूटती है। लेकिन इस सुबह का नजारा कालू कौवे के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। रात की तेज आंधी और बारिश में कालू और बिजली के खेत के सारे केले के पेड़ उखड़कर गिर चुके थे। दोनों अपने बर्बाद खेत को देख देख कर सिर पकड़कर रो रहे थे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारे सारे पेड़ गिर गए। अब हम क्या खाएंगे और क्या बेचेंगे? कालू, कुछ देर पहले जब कोमल और उसके दोस्त हमसे मदद मांगने आए थे तब हमने उन्हें दुत्कार दिया था। आज हमारी भी वैसी ही बदहाल स्थिति हो चुकी है। वे दोनों भूख से बेहाल होकर रो रहे थे। उधर जंगल के बाकी पक्षी कोमल के घर के बाहर उस जादुई पेन की मदद से स्वादिष्ट फल बनाकर आपस में मिल बांटकर खा रहे थे। तभी कालू और बिजली वहाँ से गुजरते हैं और सबको फल खाते देख वहीं रुक जाते हैं। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ कोमल बहन, हमारे लालच की सजा हमें मिल गई है। हमारे सारे पेड़ नष्ट हो गए हैं और अब हम दोनों भूख से मर रहे हैं। कृपा करके हमें भी थोड़ा भोजन दे दो। अब आया हूँ ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों कालू और बिजली, कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड और वो डंडा? जब हम भूखे थे तब तो तुम मार रहे थे। नहीं तोते भाई, किसी की मजबूरी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाते। कालू भाई और बिजली भाभी, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। ये लीजिए फल और अपनी भूख मिटाइए। हमें माफ कर दो पक्षियों, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। लेकिन कोमल बहन, तुम्हारी दयालुता ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। कालू और बिजली सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। कोमल की समझदारी और दयालुता देखकर सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू और बिजली का लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंगल में लगातार 3 दिनों से तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पेड़ों की डालियों को इधर उधर हिला रही थी। छोटे छोटे रास्ते पानी से भर चुके थे।
ऐसे मौसम में ज्यादातर पक्षी अपने घरों में बैठे थे। कोमल चिड़िया अपने घर में बैठी थी। उसके साथ चंदू चिड़ा, मीना और बबलू भी बैठे हुए थे। बाहर बारिश की बूंदें घोंसले की छत पर पड़ रही थी। मम्मा, हमें नानी के घर जाना है। हाँ मम्मा, आपने पिछले हफ्ते वादा किया था। बेटा, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकते ही हम नानी के घर चलेंगे। नहीं मम्मा, आप हर बार यही कहती हो। नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। बेटा, इस मौसम में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। जंगल की नदी में बहुत तेज पानी बह रहा है। हमें कुछ नहीं होगा पिताजी, प्लीज। जंगल के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी रात के अंधेरे में नीले रंग का चमकता था। इसे सब जादुई नदी कहते थे। इस नदी में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम तारा था। वो मछली कोई मामूली मछली नहीं थी। वो अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को सदा साफ और मिठास से भरपूर रखती थी, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे। कोमल चिड़िया का परिवार रोज सुबह इस नदी पर दाना चुगने आता था। मम्मा, पापा, देखो तारा मछली पानी में गोल गोल घूमते हुए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बबलू भैया, और देखो इसके तैरने से पानी कितना चमक रहा है। कोमल, इस नदी का पानी सच में जंगल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब तारा मछली की वजह से ही है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था और नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी, तभी अंधेरे में दो काले साए नदी के पास आते हैं। वो बादल कौवा और बिजली कौवी थे। इनके पास मछली पकड़ने का जाल था। बिजली, जल्दी करो, चांद की रोशनी में वो सुनहरी मछली साफ दिखाई दे रही है। जल्दी से जाल फेंको और मछली को पकड़ो। हाँ बादल, अगर ये सुनहरी मछली हमारे पास होगी तो इसके सारे जादुई सुनहरी मोती भी हमारे होंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो जाल फेंकती है और तारा मछली को नदी से निकालकर एक मटके में बंद कर देती है। जैसे ही मछली नदी के पानी से बाहर आती है तो नदी की चमक गायब हो जाती है और वो पानी काला और कड़वा होने लगता है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया और इसके दोस्त कबूतर तोता नदी पर पहुंचते हैं तो नदी का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नदी का पानी काला हो चुका था और तारा मछली वहाँ नहीं थी। ओ नहीं, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया और हमारी तारा मछली कहाँ गई? ये पानी तो बिल्कुल कड़वा हो चुका है। इसे कोई पक्षी पी भी नहीं सकता। जरूर ये किसी दुश्मन की शरारत है। दोस्तों, तारा मछली के बिना नदी मर जाएगी और पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। हमें तुरंत इसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से रोता हुआ जुगनू कौवा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। आंटी, आंटी, हमें माफ कर दो। रात को पापा और मम्मा ने लालच में आकर तारा मछली को चुरा लिया था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में गए थे और वहाँ जाकर वो उसके जादुई मोती निकालना चाहते थे। मुझे पता था, ये बादल बिजली कभी नहीं सुधरने वाले। चलो चिड़िया बहन, चलते हैं, तारा मछली को बचाना होगा। उधर पहाड़ी के पीछे अंधेरी गुफा में बादल कौवा और बिजली कौवी मटके के सामने बैठे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मटके के अंदर तारा मछली रो रही थी, लेकिन कोई भी मोती बाहर नहीं आ रहा था। सुनहरी मछली, जल्दी करो, हमें जादुई मोती दो, वरना हम तुम्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। हाँ जल्दी करो, तुम्हारा जादू अब हमारे काम आना चाहिए। तभी गुफा के दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकती है। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी, कबूतर, तोता सभी वहाँ पहुँच चुके थे। बबलू और मीना के हाथों में नदी के चमकते हुए नीले पत्थर थे, जिनकी रोशनी से गुफा चमक उठी थी। रुक जाओ बादल कौवे, इस मासूम मछली को आजाद करो, वरना ये जादुई पत्थर तुम्हें यहाँ भस्म कर देंगे। छोटी चिड़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादल जी, मटके को उठाओ और भागो यहाँ से। बादल कौवा जैसे ही मटके को उठाने के लिए पंख बढ़ाता है,
मीना और बबलू अपनी चतुराई दिखाते हैं। वो नदी के चमकते हुए पत्थर गुफा की छत पर मारते हैं। शेलो काफे अंकल, नदी का जादू देखो। वो पत्थर जाल में बदल जाते हैं और काफे खुद उस जाल में फंस जाते हैं। हाय हाय, मैं फंस गया, बचाओ, कोई बचाओ। कफो, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। चलो चिड़िया बहन, तारा मछली को नदी में छोड़ आते हैं। फिर सभी पक्षी मटके को लेकर भागते हुए नदी के पास जाते हैं। कोमल चिड़िया बड़े प्यार से तारा मछली को मटके से निकालकर नदी के पानी में छोड़ देती है। मछली के नदी में जाते ही नदी का पानी फिर से चमकने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मुझे बचा लिया। अब ये नदी तुम्हारे लिए हमेशा मीठी रहेगी। तभी जुगनू कौवा आगे आता है। मछली जी, मेरे माता पिता को माफ कर दो मेरे लिए। जुगनू, तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता को आजाद करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत की दी हुई चीजों पर सबका बराबर का हक होता है। लालच में आकर किसी का नुकसान करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल में गर्मी बढ़ चुकी थी। नदी, नाले और तालाब सब सूख चुके थे और पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कोमल चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में बैठा प्यास से बेहाल हो रहा था। मीना और बबलू का भी प्यास के कारण बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गले में कांटे चुभ रहे हैं। क्या पीने को थोड़ा सा पानी भी नहीं है? हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है। नदी का सारा पानी तो धूप के कारण सूख चुका है। अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मीना, बबलू, धीरज रखो। मैं और तुम्हारे पापा अभी जंगल के दूसरे कोने में जाते हैं और कहीं न कहीं से पानी का इंतजाम करते हैं। तभी चंदूचिड़ा उड़ता हुआ घर में आता है। कोमल, आसमान में काला बादल तो आया हुआ है, लेकिन न जाने वो बरस क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे जंगल से रूठ गया है। आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल पिछले 2 दिनों से छाया हुआ था, परंतु वो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा रहा था। कोमल चिड़िया और चंदूचिड़ा पानी की खोज में उड़ते उड़ते उस विशाल काले बादल के पास जाते हैं। बादल जी, आप तो इतने बड़े और पानी से भरे हुए हैं, फिर हमारे जंगल पर बरसते क्यों नहीं? हमारे बच्चे प्यासे हैं। चिड़िया की बात सुनकर बादल कहता है, देखो चिड़िया, मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए मेरा बरसने का मन नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जंगल के कुछ पक्षियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जब तक वो पक्षी मुझसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेंगे, मैं इस जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं बरसाऊंगा। परंतु बादल जी, हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं। भला आपको किसने बुरा कहा? हमें इनके नाम बताइए। कौवे, काले कौवे थे वो। उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला था और कहा था कि मेरी वजह से उनका घोंसला गीला हो जाता है। कोमल चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि ये काम बादल और बिजली ही कर सकते हैं। चंदू जी, चलिए, ये काम कौवों का है, हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। लेकिन चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ चंदू जी, जंगल के सभी पक्षियों को साथ ले चलते हैं, फिर वो जरूर हमारी बात मानेंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और चंदूचिड़ा कबूतर और तोते को साथ ले जाते हैं और वो कौवों के घर पहुंचते हैं। घोंसले में बादल, बिजली और जुगनू प्यास के मारे नढाल बैठे थे, परंतु उनका घमंड अभी भी बाकी था। कौवों, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज पूरा जंगल प्यासा मर रहा है। तुमने काले बादल की बेइज्जती की, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। अरे मोटी चोंच वाले, जाओ जाओ, हम क्यों माफी मांगे? बादल कोई हमारे जंगल का राजा नहीं है। वैसे भी बारिश जब होनी है तो अपने समय पर ही होगी। ठीक कहा बिजली, चले जाओ पक्षियों यहाँ से। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना